हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो बच्चों, लास्ट हमने अपने चैप्टर नंबर 8 में कोई क्षण चुंबक या चुंबकीय द्विध्रुव उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाली थी और B इज इक्वल टू हमें क्या फॉर्मूला आया था 2km/r³। यह आपको ध्यान रखना है, B इज इक्वल टू 2km/r³। तो ये तो उसका परिमाण था और इसकी जो डायरेक्शन थी, B की जो दिशा थी वो चुंबकीय आघूर्ण की दिशा में होती है। तो ध्यान देना कि जो चुंबकीय द्विध्रुव है, क्या बोलते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव। चुंबकीय द्विध्रुव या इसे हम क्या बोल रहे हैं, क्षण चुंबक, बार मैग्नेट। तो इसके अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो M का मतलब क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण के अनुदिश होता है, चुंबकीय आघूर्ण के अनुदिश होता है। क्लियर? तो आज आप समझ गए होंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा। अक्ष के बाद क्या आता है, निरक्ष। ओके, तो आज का टॉपिक हमारा क्या है, क्षण चुंबक। या आपको दोनों नाम मालूम होने चाहिए, क्षण चुंबक, ये क्या बोलेंगे, चुंबकीय द्विध्रुव। ओके, कि निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र तो ये हमारा टॉपिक है आज का, क्षण चुंबक या चुंबकीय द्विध्रुव के निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। यानी हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल का मतलब क्या होता है, निरक्ष। ठीक है, तो पहली बात, जैसा कि आप जानते हो कि निरक्ष क्या होता है। जैसे मान लो हमने माना ये अक्ष हमारे पास, ये इसका क्या है, मध्य बिंदु है। तो अक्ष के तो लंबवत हो और मध्य बिंदु से गुजरे तो ये रेखा क्या होती है, निरक्ष। अक्ष के लंबवत और मध्य बिंदु से गुजरने वाली जो रेखा है वो क्या कहलाती है, निरक्ष। तो जैसे हमारा विद्युत द्विध्रुव में था, इसी प्रकार इसमें है। तो चलो इसको हम समझते हैं। दो इसका डायग्राम हम बनाए, मैं उसको वहां बनाता हूं। चुंबकीय द्विध्रुव के निरक्ष पर हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। तो बच्चों देखो, जैसे आपको पता है कि हमारे पास ये क्षण चुंबक हो गया, ठीक है। ये सपोज करो हमने मान लेते हैं एस सिरा, इसको हम क्या मान लेते हैं, एन सिरा, ठीक है। और ये इसका क्या हो जाता है, अक्ष, इसका मध्य बिंदु O, ठीक है। लंबाई हम 12 मानते हैं, तो ये भी L होती है, ये भी L होती है। तो अक्ष के लंबवत और मध्य बिंदु से गुजरने वाली रेखा, यानी ये वाली जो रेखा है, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट P पर जो ये बिंदु O है, O से कितने डिस्टेंस पर है, R डिस्टेंस पर है। तो ये हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है। समझ गए? ये हमारा मैग्नेट है, ये इसका S ध्रुव है, ये इसका N ध्रुव है, ठीक है ना। मैं नीचे लिख रहा हूं इनको, S ध्रुव N ध्रुव, दोनों के मध्य दूरी कितनी है, 2L, ठीक है। प्रभावकारी लंबाई कितनी है, 2L, ये आधी आधी कितनी हो गई, LN। तो उसके मध्य बिंदु O से, ये मध्य बिंदु O है इसका, O से R दूरी पर निरक्ष रेखा पर कोई पॉइंट है P, ये हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो बहुत सिंपल है, इस पॉइंट पर इस वाले पोल के कारण भी क्षेत्र होगा, इस वाले ध्रुव के कारण भी क्षेत्र होगा, और इस पॉइंट पर इसके कारण भी क्या होगा, क्षेत्र होगा। चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन होती है हमेशा N to S। चुंबकीय क्षेत्र कहां से कहां होता है, N to S, N से दूर S की ओर। तो देखिए इसको, अगर N ध्रुव के कारण बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो B1 हो,
तो B1 की डायरेक्शन क्या होगी, कुछ इस तरह होगी, देखो ये क्या होगा बच्चों, B1 होगा, समझ गए, सीधी लाइन है बिल्कुल। और ऐसे अगर एस ध्रुव की बात करें तो एस ध्रुव के कारण ये तो एन से दूर हो गया, यानी एनपी दिशा में। एस ध्रुव के कारण बात करें तो एस ध्रुव के कारण दिशा ये होगी, यानी एस की तरफ, यानी एस पी। ये किसी डायरेक्शन हो गया बच्चों, B2 की डायरेक्शन। ठीक है, समझ पा रहे हो, एन और एस। तो बिल्कुल ऐसा डायग्राम हमने इलेक्ट्रिसिटी में जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे थे तब आपने देखा था। ठीक है, ओके। तो एन ध्रुव के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है वो तो एन से दूर, B1 मैंने माना है, और एस ध्रुव के कारण जो क्षेत्र है वो मैंने क्या माना है, B2। तो आपको पता है इन दोनों के कारण जो क्षेत्र होता है B1 और B2 वो अब संरेखीय नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इनको घटकों में डिवाइड करेंगे। किस में डिवाइड करेंगे बच्चों, घटकों में। तो सपोज करो ये एंगल कितना है, थीटा, ये एंगल भी कितना है, थीटा। समझ गए बच्चों, दोनों एंगल कितने हमारे पास, थीटा है, ओके। अब P1 को हम सपोज करें चुंबकीय अक्ष के समांतर और लंबवत घटकों में डिवाइड करें। देखो ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। तो B1 का इस दिशा में इस डायरेक्शन में घटक क्या हो गया, B1 cos थीटा, और इसका लंबवत दिशा यानी B1 का जो लंबवत घटक होगा वो क्या हो जाएगा, B1 sin थीटा। ये पॉइंट कौन सा है, P। ठीक है, यानी चुंबकीय अक्ष के समांतर और चुंबकीय अक्ष के लंबवत। ऐसे बच्चों ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, एकांतर कोण। तो B2 का इस दिशा में घटक क्या होगा, B2 cos थीटा, और लंबवत दिशा में घटक क्या होगा, B2 sin थीटा। क्या होगा भाई, B2 sin थीटा। ठीक है, ये आपको मैं यहां लिख देता हूं, ओके। तो अब ये घटक हमने बना लिए, B1 और B2 को हमने चुंबकीय अक्ष के समांतर और लंबवत घटकों में क्या कर दिया, विभाजित कर दिया है, ओके। तो पहले अपन निकालेंगे B1 और B2। तो मैंने माना है B1 एन ध्रुव के कारण, देखो आते हैं बिंदु P पर एन ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र, एन ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र मैंने क्या माना है भाई, मैंने उसको माना है B1। तो B1 वही फॉर्मूला हमारे पास, फोर्स निकाल लो, यानी μ0/4 पाई m अपॉन डिस्टेंस कितनी है, NP स्क्वायर, NP स्क्वायर। ठीक है, दोनों की ध्रुव प्रबलता हम क्या मानते हैं, इसकी भी ध्रुव प्रबलता m है और इसकी भी ध्रुव प्रबलता कितनी है, m है। क्लियर। हम देख रहे हैं कि बिंदु P पर n ध्रुव के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो हो जाएगा μ0/4 पाई m अपॉन NP स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, NP दिशा में, NP दिशा में। ठीक है, चलो इसकी वैल्यू पुट करें हम, तो हमारे पास यहाँ जो B1 की वैल्यू आती है μ0/4 पाई स्मॉल m अपॉन, अब NP स्क्वायर क्या होगा, आपको दिख रहा है समकोण त्रिभुज बन रहा है, NP स्क्वायर क्या होगा, यानी ये ON स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर NP स्क्वायर जो होगा यानी कर्ण स्क्वायर क्या हो गया, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा बच्चों R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। आप देख सकते हैं चित्र से कि NP स्क्वायर हो गया हमारे पास, समकोण त्रिभुज बन गया है PON। ठीक है, मैं नीचे लिख दिया, ये पॉइंट O है। ठीक है, तो PON समकोण त्रिभुज PON में क्या दिख रहा है हमें कि NP स्क्वायर कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर यानी ON स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर लंब स्क्वायर। ठीक है, ओके। तो ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, m अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ऐसे हम S ध्रुव के कारण बिंदु P पर क्षेत्र निकाल लें। देखो इसी प्रकार S ध्रुव के कारण
जो हमारा निरक्ष रेखा पर है, अक्षीय की जो लंबवत रेखा है, अक्ष के लंबवत जो रेखा है उस पर जो पॉइंट P है, S ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, S ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, वो मैंने बच्चों क्या माना है, B2 माना है। क्या माना है मैंने, B2। ठीक है, तो चलो B2 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बिल्कुल आपको पता है कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन, अब क्या आ जाएगा, SP स्क्वायर, क्योंकि दूरी कितनी है, S से लेकर P तक, SP स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, PS दिशा में, PS दिशा में। समझ गए बच्चों, PS डायरेक्शन में होगा। तो हम चलो इसकी भी वैल्यू पुट कर दें। देखो हमें यहां से B2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन SP स्क्वायर भी क्या होगा, ये L है ये R है, तो ये भी क्या हो गया, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये SPS दिशा में है और B1 हमारा NP दिशा में है। तो हम देख रहे हैं समीकरण नंबर 1 में 2 से दोनों के मान समान है, यानी दोनों ध्रुवों के कारण N और S दोनों ध्रुवों के कारण बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र है उन दोनों के मान समान है, दिशा अलग अलग है। तो आपको दिख रहा है समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि मैग्नीट्यूड ऑफ B1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ B2, यानी B1 की वैल्यू किसके बराबर है, B2 के बराबर है, दोनों के मान बराबर है। तो इसीलिए हमने उसका परिणामी निकालने के लिए घटकों में डिवाइड करा। तो आप देख रहे हैं कि B1 B2 के बराबर है, तो अब जो इनके लंबवत घटक है, जैसे B1 का लंबवत घटक B1 साइन थीटा, B2 का लंबवत घटक B2 साइन थीटा, तो देखो साइन थीटा दोनों में आ रहा है, B1 B2 तो बराबर है, B1 B2 के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि B1 साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B2 साइन थीटा। होगा कि नहीं होगा, जब B1 B2 के बराबर है तो B1 साइन थीटा किसके बराबर होगा, B2 साइन थीटा के बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ध्रुवों के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है B1 और B2, उनके लंबवत घटक यानी B1 साइन थीटा और B2 साइन थीटा परिमाण में समान और दिशा में कैसे है, विपरीत है। ये घटक कैसे हो गए बच्चों, परिमाण में तो समान है, परिमाण में कैसे है, समान, लेकिन विपरीत दिशा में है। परिमाण में समान है, जितना B1 साइन थीटा ऊपर उतना B2 साइन थीटा नीचे, यानी जितना चुंबकीय क्षेत्र ऊपर उतना चुंबकीय क्षेत्र नीचे, यानी नेट क्षेत्र क्या हो गया, 0, लंबवत घटकों के कारण। तो जो लंबवत घटक है B1 और B2 के, उनके जो मान है वो समान है और दिशा में कैसे है, विपरीत। तो हम लिख सकते हैं अतः ये एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। अतः ये एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, नष्ट। समझ गए ना, जितना क्षेत्र ऊपर उतना क्षेत्र नीचे, तो डायरेक्शन अपोजिट है, मान समान है, यानी नेट जो फील्ड है वो क्या होगा, 0 ड्यू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी दोनों चुंबकीय क्षेत्र B1 और B2 के जो लंबवत घटक हैं उनका प्रभाव नष्ट हो गया, यानी उनके कारण कोई क्षेत्र नहीं होगा। चलो अब क्षैतिज घटक की बात आ जाए। बिल्कुल B1 cos थीटा B2 cos थीटा के बराबर है, लेकिन दोनों समान दिशा में है। तो दोनों चुंबकीय क्षेत्र यानी N ध्रुव के कारण B1, S ध्रुव के कारण B2, दोनों के चुंबकीय अक्ष के जो समांतर घटक है B1 cos थीटा और B2 cos थीटा परिमाण में भी समान है और दिशा में भी समान है। तो इसका मतलब जो नेट क्षेत्र होगा वो क्या हो जाएगा, इन दोनों को हमें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब ये तो कैंसिल हो गए। तो क्या होगा अब ये B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा, क्योंकि दोनों समान दिशा में। देख रहे हो दोनों के जो डायरेक्शन है ये B1 cos थीटा की है, B2 cos थीटा, दोनों समान दिशा में है, तो दोनों क्या होंगे, जुड़ेंगे। तो इसलिए बिंदु P पर जो परिणामी क्षेत्र होगा वो हो रहा है हमारा इस डायरेक्शन में आ रहा है, देखो इस तरह आ रहा है।
इसको मैं नाम दे दूं, सपोज करो आर, पी आर दिशा में आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, परिणामी निकालेंगे। B1 B2 की वैल्यू अब याद रखें। देखो, चूंकि चुंबकीय क्षेत्र B1 व B2 के चुंबकीय अक्ष के समांतर घटक B1 और B2 के चुंबकीय अक्ष के समांतर घटक परिमाण एवं दिशा दोनों में समान है। परिमाण एवं दिशा दोनों में क्या है बच्चों, समान है। B1 और B2 के चुंबकीय अक्ष के समांतर घटक परिमाण एवं दिशा दोनों में समान है। अतः बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, उसको मैं क्या मान लेता हूं, B। तो क्या होगा बच्चों, B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा, दोनों घटक जुड़ जाएंगे और डायरेक्शन क्या हो गई, इस तरफ हो गई, यानी N to S की ओर। तो डायरेक्शन की बात बाद में करेंगे, पहले हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो बच्चों अब देखो B1 तो B2 के बराबर है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2B1 cos थीटा, ठीक है। सिंस B1 इज इक्वल टू क्या हो गया, B2, तो B1 cos थीटा प्लस B1 cos थीटा 2B1 cos थीटा। ओके, चलो अब हमें B1 की वैल्यू पुट करनी है और cos थीटा की वैल्यू हमें पुट करनी है इसमें। तो प्यारे बच्चों आप देख रहे हो कि B इज इक्वल टू 2, बताओ B1 क्या था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। cos थीटा निकाल सकते हो, cos थीटा क्या होगा भाई, cos क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार देखो ये थीटा है, तो मैं अलग से आपको बना के दिखा देता हूं, यानी ये हमने इस तरह बना लिया, ठीक है। तो ये थीटा हो गया, ये देखो L है बच्चों, और ये आपके पास है R, ठीक है। और ये क्या होगा, ये होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कर्ण है ना, कर्ण इज इक्वल टू रूट में आर स्क्वायर या आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो cos थीटा होता है आधार बटा कर्ण, cos थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो यहां से आप cos थीटा देखोगे, cos थीटा तो आधार क्या हो गया L, और कर्ण क्या हो गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये तो आधार हो गया ना, ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो हमें cos थीटा की वैल्यू रखनी है, तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो गई, आधार बटा कर्ण, यानी L अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आधार बटा कर्ण, ठीक है। ओके, सॉल्व करें इसे। तो बच्चों देखो B इज इक्वल टू, देखो m इंटू 12 बन रहा है दोबारा हमारे पास, तो ये आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m इंटू 12, इसको मैं एक साथ लिख रहा हूं m इंटू 12, क्या बन जाएगा ये, कैपिटल M इंटू 12। m ध्रुव प्रबलता है, 12 प्रभावकारी लंबाई है, और नीचे देखो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2, तो रूट और 1 यानी 1 प्लस 1/2 कितनी पावर हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, भाई इसी पावर 1 हो गई ना, और रूट की पावर क्या होती है 1/2, तो 1 प्लस 1/2 3/2, यानी हमें क्या मिला यहाँ पर कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m इंटू 12 क्या हो गया, चुंबकीय गुण कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। इक्वेशन नंबर इसे मैं थर्ड मान लेता हूं। अब आपको पता ही, हमें पता है चूंकि जो एल स्क्वायर है वो आर स्क्वायर से क्या होता है, छोटा होता है, जिसे हमने अक्ष वाले में किया था, ठीक है। एल तो प्रभावकारी लंबाई का भी आधा है, टोटल लंबाई कितनी है 2L, तो
कम का स्क्वायर तो और भी कम होगा, तो एल स्क्वायर इज लेस देन आर स्क्वायर। तो हम इस समीकरण नंबर 3 के हर में किसको छोड़ देते हैं, एल स्क्वायर को छोड़ दो आर स्क्वायर के रेस्पेक्ट में। आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर को हम छोड़ सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहां से समीकरण 3 से क्या मिलेगा आपको, देखो बी निरक्ष आपको मिलेगा, निरक्ष की बात हम यहां कर रहे हैं, बी निरक्ष। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैपिटल एम अपॉन, देखो एल स्क्वायर को छोड़ दिया तो केवल क्या बचा, आर स्क्वायर की पावर क्या बची 3/2, 2 से 2 कट गया। यानी फाइनली हमारे पास जो रिजल्ट आता है, एक क्षण चुंबक के निरक्ष पर या चुंबकीय द्विध्रुव बोल दें, चुंबकीय द्विध्रुव के निरक्ष पर कोई बिंदु हमारे पास स्थित है, तो उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब, ये हमारे पास रिजल्ट मिलता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल और बार मैग्नेट। तो निरक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र हमें कितना मिल गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब। तो ये तो बच्चों का परिमाण हो गया। अगर हम सदिश रूप की बात करें, देखो वेक्टर फॉर्म में क्या लिखोगे आप सदिश रूप में, सदिश रूप में अगर हम बी निरक्ष की बात करें, देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये हो गया कैपिटल एम वेक्टर अपॉन आर क्यूब। तो अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो इसका मतलब क्या होगा कि बी एम की दिशा में है, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारा जो फील्ड है वो इस तरफ है, और जबकि हमारा जो चुंबकीय आघूर्ण उस तरफ है। यानी चुंबकीय आघूर्ण की दिशा तो ये वाली है, और हमारे पास जो नेट मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है वो इस तरफ है। देख लो, आप देख सकते हो इसी डायरेक्शन में तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड, और जबकि चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, S2n होगा। यानी हमें यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। तो माइनस क्या शो कर रहा है, माइनस यहाँ केवल डायरेक्शन को बता रहा है कि निरक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो चुंबकीय आघूर्ण के विपरीत दिशा में होता है। वहां पर क्या था, वो चुंबकीय आघूर्ण की दिशा में था। आपने अक्ष वाला हमने देखा था कि बी अक्ष इज इक्वल टू क्या था, 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब। तो यहां जो चुंबकीय क्षेत्र है वो चुंबकीय आघूर्ण की दिशा में है, और यहां निरक्ष में जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो चुंबकीय आघूर्ण के विपरीत दिशा में है। तो आपको ध्यान रखना है कि निरक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो चुंबकीय आघूर्ण के विपरीत दिशा में होता है। आप दोनों में संबंध देख सकते हो, अक्ष दुगना है निरक्ष का। तो आप ऐसे भी ध्यान रखें कि बी अक्ष इज इक्वल टू 2b निरक्ष, परिमाण लिखे चले। तो क्षण चुंबक के अक्ष पर या चुंबकीय द्विध्रुव के अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो निरक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, दुगना होता है। ऐसे भी याद रखें, इसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि निरक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का क्या हो जाएगा, आधा होता है। क्लियर बच्चों? तो बिल्कुल हम समझ चुके हैं कि चुंबकीय द्विध्रुव या क्षण चुंबक के निरक्ष पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब। और आप म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को के भी बोल सकते हो, तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो के एम अपॉन आर क्यूब। तो ये तो हो गया हमारा बी निरक्ष वाला, और अक्ष की बात करेंगे तो 2 के एम अपॉन आर क्यूब। ठीक है, ऐसे थोड़ा इजी हो जाता है याद रखना। के की वैल्यू क्या होती है कि हमारे पास है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। क्लियर? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बिल्कुल कंपैरेटिवली हम देखें तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था, बस वहां द्विध्रुव आघूर्ण होता है, यहाँ चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। वहां विद्युत क्षेत्र था, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र है। डेरिवेशन का तरीका सेम है, तो बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं आई होगी। तो नेक्स्ट अगली वीडियो में, थैंक यू।